हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। 61 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी मैंने 60 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया है। ये है यूपी टीजीटी 2004 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 60 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज 61 से स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग भी नए हैं तो वो लोग चैनल को एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दूसरे प्ले लिस्ट में वीडियो है वो लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। चलिए फिर फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए 61 हमारा क्वेश्चन है, बच्चों के स्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो स्थायी दांत है बच्चों के, स्थायी दांत एक तो 6 वर्ष की उम्र से बच्चों के अस्थायी दांत टूटने लगते हैं। उसके बाद जो है आगे के स्थायी दांत निकलते हैं। तो जो अस्थायी दांत जो टूटते हैं तो वो संख्या में कितने होते हैं। तो बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। ध्यान दीजिएगा, 20 होती है अस्थायी दांतों की संख्या। बाकी जितने भी दांत होते हैं वह क्या होते हैं, वह स्थायी होते हैं। उनमें से भी सबसे पहले स्थायी दांत कौन सा निकलता है। तो देखिए, जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो अग्रवर्णक, चवर्णक। ठीक है, कौन से होते हैं, छेदक, भेदक, अग्रवर्णक और चवर्णक। इनको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। कैनाइन कहते हैं, डेंटाइन, सॉरी आप लोग हिंदी में समझिए, छेदक, भेदक, अग्रवर्णक और चवर्णक। तो जो चवर्णक और अग्रवर्णक होते हैं, यानी इंग्लिश में जिसे मोलार और प्रीमोलार कहते हैं, वह बच्चों के स्थायी दांत होते हैं। यानी कि पहले स्थायी दांत कौन होते हैं, तो मोलार होते हैं। बाकी जो आगे के दांत निकलते हैं वे दूध के दांत कहलाते हैं या फिर अस्थायी दांत कहलाते हैं। तो वो 6 वर्ष की उम्र से टूटते हैं और फिर वहाँ पर स्थायी दांत निकलते हैं। तो जो मोलार होते हैं वह 4 वर्ष की उम्र से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं और वो निकलते हैं तो वो स्थायी रहते हैं। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं आप लोग। तो बच्चों के स्थायी दांत कब से निकलते हैं, तो 4 वर्ष की उम्र से बच्चों के स्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी जिसे हम लोग मोलार या फिर अग्रवर्णक, चवर्णक कहते हैं। चौभड़ भी बहुत लोग कहते हैं। तो वही बच्चों के पहले स्थायी दांत निकलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयु काल क्या कहलाता है। तो जो 12 वर्ष से पहले की अवस्था क्या कहलाती है, तो वह बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। 12 वर्ष से 18 वर्ष के बाद क्या आती है, तो वह हो जाती है वयस्क अवस्था। तो जो 12 से 18 वर्ष, इसको आप लोग इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो जैसे 13, 14, 15, 16, यानी टीन आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये टीन एज हो गया। टीन एज का रिलेशन किससे है, तो किशोरावस्था है, किशोरावस्था से है। तो 12 से 18 वर्ष की आयु कहलाती है किशोरा अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है। तो विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का क्या योगदान है, पारिवारिक स्तर, उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र में। सही बात है। आप लोग पहले ये ध्यान दीजिए कि ऐसा विकास का कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर गृह विज्ञान का कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी होम साइंस का कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा कोई भी क्षेत्र, ऐसा कोई भी फील्ड डेवलपमेंट का ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पर होम साइंस का कंट्रीब्यूशन ना हो। यानी कि गृह विज्ञान हर क्षेत्र में अपना योगदान दिए हुए है और हर क्षेत्र को यह प्रभावित करता है। तो इसमें देखिए, पारिवारिक स्तर, उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण के क्षेत्र में, रोजगार, परिवार कल्याण के क्षेत्र में भी योगदान है, बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान है। यानी कि ये तीनों ही आंसर बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना। तो ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें याद करने की चीज है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया नियम बना था 1990 में। कब बना था, 1990 में। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए, जो लोग थोड़ा बहुत सिविक्स को पढ़े होंगे वो लोग इसको बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। मेनली उन सब चीज़ों को जिनमें कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये सारी चीज़ों को अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो वो ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। फिर भी मैं बताती हूँ कि भारतीय संविधान के भाग 4 में कहा गया है, कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो। तो भाग 4 किससे संबंधित है, तो भाग 4 संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है, तो ध्यान दीजिए कि नीति निर्देशक तत्व का कॉन्सेप्ट लिया गया है आयरलैंड से।
ठीक है, किससे लिया गया है? तो आयरलैंड से। मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है और इसमें क्या गया है, इसे जन्मजात अधिकार या जैविक अधिकार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जन्म से ही हमें कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जिनका उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। ठीक है, तो जन्म से ही जो अधिकार हमें प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार या जन्मजात अधिकार या जैविक अधिकार कहलाते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ देखिए राष्ट्रपति के अंतर्गत आती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। आपातकालीन शक्तियाँ किसके में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो यहाँ पर याद ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हमारा सही हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये सारी बातों को कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कब तथा कहाँ सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ? देखिए यहाँ पर कॉलेज नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर यह पूछ रहा है कि सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ सबसे पहले कहाँ पर हुआ? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए सन 1948 में मद्रास में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? 1948 में मद्रास के स्कूल में सबसे पहले गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ था। किसने, कितने बच्चों से? 1 से लेकर 4 तक के बच्चों को गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1948 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया? तो यहाँ पर भी हमारा आंसर सही हो जाएगा कि गुजरात में। गुजरात के महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा में जो है वह सबसे पहले गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? तो ध्यान दीजिए, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी बता रहे हैं ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है और इनको तो याद ही करना पड़ता है। इनमें ऐसा हम लोग तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि तुक्का मारेंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वह याद करने वाले हैं, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। तो किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की? तो डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर ने। डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर ने सबसे पहले पीएचडी की उपाधि धारण की। किस सब्जेक्ट से? तो होम साइंस से। ध्यान दीजिए, होम साइंस से जो है डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष थे, जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा या बिहार स्थित गृह विज्ञान संकाय के डीएन पद पर कार्यरत हुए। यानी कि ये वहाँ पे बिहार के डीएन भी बने। बिहार के कौन से विश्वविद्यालय के? तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार के डीएन पद पर कार्यरत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीएन पद पर कार्य किया। अभी हम लोगों ने देखा, तो कौन थे? तो डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। ठीक है, डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर जो है वह प्रथम भारतीय पुरुष है जिन्होंने गृह विज्ञान से जो है वह पीएचडी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है हमारा, व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ, ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि रोक, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचाना उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाना किसका उद्देश्य है? तो अनौपचारिक शिक्षा का भी उद्देश्य है और औपचारिक शिक्षा का भी उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि औपचारिक यानी स्कूल कॉलेजों के माध्यम से भी हम जो है वह इन सब के प्रति जागरूक करते हैं लोगों को, और खुद भी जागरूक होते हैं, और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से भी जो है वह लोगों को जागरूक किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। कौन? औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन, दोनों ही जो है वह इन सब की जो है वह वृद्धि के लिए, इन सब की क्या करने के लिए? ध्यान दीजिए, टीकाकरण, जनमत आदि तक लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए दोनों तरह की शिक्षा जो है इसके लिए जिम्मेदार है, जिम्मेदारी उठाती है। ठीक है, शिक्षा के अभाव में ही व्यक्ति क्या करता है? इन सब चीज़ों के फायदों से और इन सब चीज़ों के फायदों से क्या रह जाता है? अनभिज्ञ रह जाता है, वह जान ही नहीं पाता। बात समझ रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, लेकिन आप लोग मतलब समझिए चीज़ों का कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों ही इनको जो है वह फैलाने में मदद करती है, यानी लोगों को जागरूक करती है। आगे देखते हैं, गृह विज्ञान का अर्थ है। गृह विज्ञान का अर्थ क्या है? गृह प्रबंध करने वाला विज्ञान। ठीक है, अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला,
घर को सजाने की कला, घर में कार्य करने की कला, यह सभी क्या है, गृह विज्ञान है। तो आप लोग यहाँ देखिए, अगर आपको चारों ऑप्शन सही है तो चारों ऑप्शन तो सही है। इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, इनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपने संसाधनों का प्रबंध करना ही क्या है, गृह विज्ञान की कला है, गृह प्रबंध करने की कला है। यानी हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनको बेहतर तरीके से उपयोग करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही क्या है, गृह प्रबंध करने की कला है। और ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, गृह प्रबंध करने वाला विज्ञान इसके अंतर्गत आ गया, घर को सजाने की कला भी इसी के अंतर्गत आ गई, और घर में कार्य करने का विज्ञान भी इसी के अंतर्गत आ गया। यानी कि अगर ये आंसर सही करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये तीनों आंसर इसके अंदर मेंशन हो जाएंगे। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला ही क्या है, गृह विज्ञान का अर्थ है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके से आंसर करेंगे तो हमारा आंसर जो है वह गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा, किसी वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना क्या है? किसी वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना क्या है? तो प्रतिपादन है। कैसे? किसी वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना ही प्रतिपादन है। देखिए और विश्वास कीजिए कि भावना ही प्रतिपादन का मुख्य सिद्धांत है। प्रतिपादन मुख्यतः दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो पद्धति प्रतिपादन और परिणाम प्रतिपादन। तो किसी वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना ही क्या है, प्रतिपादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो देखिए, ये कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है। तो संचार की वैसी विधि यानी कौन सी ऐसी विधि है कि जो प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है, क्या कहलाती है? तो प्रदर्शनी का आयोजन, सभा सम्मेलन एवं यात्रा का आयोजन, दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, संचार की वह विधि, तो प्रदर्शनी का यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। किस तरीके से? देखिए, संचार की यानी कम्युनिकेशन की एक मेथड प्रदर्शनी का आयोजन करना है जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को अच्छी तरह से जानकारी जो है वह दी जा सकती है। जैसे गोबर गैस प्लांट का प्रयोग। ठीक है, इसमें क्या दिखाया जाता है कि इसमें प्रदर्शनी यानी कि मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट उस चीज़ को वहाँ पर फील्ड यानी लोगों को जाके दिखा सकते हैं, प्रदर्शनी कर सकते हैं, जिससे कि लोग उस चीज़ के बारे में अच्छे से जान सकें और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो प्रदर्शनी का आयोजन ही क्या है, जिसमें दिखाए गए यंत्रों में से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है। किसके द्वारा? प्रदर्शनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति देखिए किसकी है? तो देखिए, यह उक्ति है किन्स की। किसकी? किन्स की। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है? तो देखिए, बाल उपहार योजना, बाल विकास फंड योजना जो है वह जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनियन ट्रस्ट के अंतर्गत जो है वह कार्य कर रही है। तो फ्रेंड्स, चलिए खत्म करते हैं आज का सेशन यहीं पे। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी, एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज होगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर पूछिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर अपने मैं नोट्स जो है वो शेयर करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।